Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart School. Students, as you know, आज आपका अकाउंट्स का पेपर था. आई होप सबका अकाउंट्स का पेपर अच्छा हुआ होगा. अब आज के पेपर के हम एनालिसिस करते हैं कि पेपर किस पैटर्न से आया था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, उनके आंसर्स क्या क्या होंगे. जैसे मैं आपके साथ सेट एक्स जो है आज का वो डिस्कस कर रहा हूँ. सबसे पहला हमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया होता करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर ओपन व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड. जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तब हमें करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है. ये आपको मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो सेंड की थी उसमें भी ये मैंने आपको समझाया था. फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होती है वो सेक्रीफाइस रेशियो के बराबर होती है. फिर लिखो व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज रीवैल्यूएशन अकाउंट इज. तो जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होता है. ठीक है. फिर रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. जब फर्म डिसॉल्व होती है तब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं. मतलब हम एसेट जो होते हैं वो सोल्ड आउट करते हैं, लाइबिलिटीज पे करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है हमें. फिर नेक्स्ट पूछा गया हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के ओनर्स होते हैं. अब क्वेश्चन आया हुआ था 3 मार्क्स में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो फर्म में क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो भी क्लोज हो जाता है और फर्म भी क्लोज हो जाती है. ठीक है, मतलब बिजनेस भी क्लोज हो जाएगा और पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में खाली पार्टनरशिप एंड होती है. ठीक है. इसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हमें सारे अकाउंट्स जो होते हैं क्लोज करने होते हैं. मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती है वो क्लोज करनी होती है. इसमें नॉट क्लोज नहीं करनी होती. ठीक है. मीन टू से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या हो गया, बिजनेस एंड हो गया. यहाँ पे हम कह सकते हैं बिजनेस एंड हो गया. यहाँ पे बिजनेस एंड नहीं होगा, बिजनेस कंटिन्यू करेगा. न्यू पार्टनरशिप डीड बन जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू करेगा. 3 डिफरेंसेस हम लिख सकते थे इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ था डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिपेंचर्स. तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के. डिपेंचर होल्डर क्रेडिटर्स होते हैं. शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है. डिपेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है. शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं. डिपेंचर होल्डर के पास नो वोटिंग राइट्स. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम लिख सकते थे. तो 3 मार्क्स का आसान सा क्वेश्चन है वो था. फिर एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ डिपेंचर्स. तो डिपेंचर हमें पता ही है कन्वर्टेबल डिपेंचर्स होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिपेंचर्स होते हैं, फिर स्क्वेयर डिपेंचर होते हैं, फिर अनस्क्वेयर डिपेंचर्स होते हैं या नॉन स्क्वेयर डिपेंचर्स होते हैं, फिर रजिस्टर्ड डिपेंचर्स होते हैं, नॉन रजिस्टर्ड डिपेंचर्स होते हैं. तो बहुत सारे डिपेंचर्स के हम टाइप लिख सकते थे. तो किसी 3 को हम एक्सप्लेन कर सकते थे इसमें. इजी क्वेश्चन आया हुआ था. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बच्चे पूछा गया हुआ था कि ए बी पार्टनर है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन था. इन्होंने एडमिट किया है सी को 1/4 शेयर से. तो एडमिशन का क्वेश्चन था. कल मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको एडमिशन की वीडियो सेंड की थी. तो उसमें 1/4 शेयर हो गया. तो इसका मतलब रिमेनिंग शेयर कितना बच गया. अब सी ने कितना 1/4 शेयर लिया. तो टोटल शेयर हम अगर 1 मानते हैं तो रिमेनिंग शेयर हो गया 1 - 1/4 3/4. ये आपका रिमेनिंग शेयर हो गया. ठीक है बच्चे. अब रिमेनिंग शेयर जो होगा वो किस रेशो में मिलेगा, ए और बी को इक्वली. तो इसका मतलब ए बी सी की न्यू रेशो क्या बन जाएगी. तो 1/2 इंटू 3/4, 1/2 इंटू 3/4 और सी की रेशो आपको दी है 1/4. तो ये आ गया आपके पास 3/8. यहाँ पे भी 3/8. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/8. तो 3:3:2 आपकी न्यू रेशो होगी बच्चे. तो हमारे पास जब न्यू रेशो आ गई तो हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल देंगे फॉर्मूला लगा के. ठीक है बच्चे. तो हमें पता है कि सेक्रीफाइस रेशो जो होती है वो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पूछा गया हुआ हाउ विल कैलकुलेट सुपर गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. तो सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉय निकालना होता है. कैपिटल एम्प्लॉय निकाल के बहुत सारे फॉर्मूले हैं. जैसे टोटल एसेट्स में से हम आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर सकते हैं. ठीक है. तो पहला स्टेप हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉय निकालने का. सेकंड हो गया एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट आपको आता ही है. ठीक है बच्चे. फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है. नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता ही है
कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट का हम फॉर्मूला लगा देंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया होगा, ठीक है। फिर गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल का होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये क्वेश्चन ऐसे निकलना था, आसान दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे, ए लिमिटेड फॉरफिट 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप हेल्ड बाय आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹3 एंड फाइनल कॉल ₹4। 250 शेयर्स री इशूड हुए, ₹2000 पेमेंट मिली है, तो हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉरफीचर की और रीइशू की। तो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर कॉल इन एरियर्स टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो बच्चे शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 3000 इंटू 10, 300 इंटू 10, 3000 आ जाएगा। अब कितने रुपये नहीं मिले हैं, 3 नहीं मिले और 4 नहीं मिले, ₹7 नहीं मिले। तो इसका मतलब कॉल इन में 7 के हिसाब से आएगा, 7 इंटू 300, ये आ जाएगा 2100। 2100 रुपीज़ हमारे कॉल इन एरर में आ जाएगा, 900 हमारे शेयर फॉरफिट में आ जाएगा। फिर सेकंड एंट्री हमारे पास होगी बैंक अकाउंट DR शेयर, अब फॉरफिट की एंट्री है, फॉरफिटेड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में कितना आया, 2000, कितने शेयर इशू किए हैं, 250, तो 250 इंटू 10 2500 आएगा यहाँ पे, तो 500 रुपीज़ हमारे शेयर फॉरफिट में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो एंट्री आएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो अब हमने क्या करना है, कितने अमाउंट ट्रांसफ़र होगा शेयर फॉरफिट में, तो हमें पता है कि टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ है 900 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 300 इनटू नंबर ऑफ शेयर रीशूड माइनस ये फॉरफिट अमाउंट। ठीक है बच्चे, 250 थे, तो 20 से कटे, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 750 माइनस 500, यहाँ 250 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे निकल जाता, ये भी इजी क्वेश्चन आया। फिर नेक्स्ट बच्चे हमें फॉर्मेट बनाना था फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो बताई थी आपको, आप उससे ये फॉर्मेट बना सकते हो, तो आपको वो भी समझ आ जाएगी। तो मैंने आपको वीडियो में ये फॉर्मेट समझाया हुआ था। तो ये फॉर्मेट जो है फिक्स कैपिटल का और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बहुत ईजी था। खाली फिक्स कैपिटल में हमें 2 अकाउंट बनाने होते थे, एक फिक्स कैपिटल और एक करंट कैपिटल। ठीक है, करंट कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता था। अब एक क्वेश्चन आया हुआ इसके साथ और वाला, AB पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दी हुई है, कैपिटल इनकी ये दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, ए को एनुअल सैलरी मिलेगी 2500। फिर बोला गया हुआ है कि द प्रॉफिट फॉर द फर्म प्रायोर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू 12,500। इसका मतलब बी की सैलरी चार्ज करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले जो प्रॉफिट था वो 12,500 था। फिर 5% प्रोविजन जो है प्रॉफिट का वो मैनेजर कमीशन में देंगे। तो मैनेजर कमीशन हमें पता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है। तो इसका हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें खाली इसमें एक तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चे हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट इज 12,500, जिसमें सैलरी जो है वो इन्होंने अभी चार्ज कर ली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो हम 12,500 में 2500 प्लस करेंगे, 15,000 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। जो कमीशन देनी है वो कमीशन देने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचेगा ये हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दे देंगे। फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देंगे, जो सैलरी है वो माइनस करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो बस हमें अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो जिसका कैपिटल है वो उतारी हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल जो दी है वो लिखेंगे यहाँ पे, सैलरी जो दी है वो लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया होगा वो लिखेंगे यहाँ पे, और ये बैलेंस कैरिड होना चाहिए। जिस बच्चे का ये आंसर आ गया हुआ है उनका क्वेश्चन ठीक है। अगर कई बच्चों ने मैनेजर कमीशन को यहाँ पे भी लिख दिया होगा तब भी एग्जामिनर मार्क्स दे देगा आपको, आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं है इसमें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे आया हुआ था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था,
बेसिकली इसकी जगह आपको और वाला क्वेश्चन कर लेना चाहिए था क्योंकि इसमें ना हमें ओपनिंग बैलेंस शीट ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि बुक वैल्यू जो है एसेट्स की जब डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है वो हमें एसेट टर्न करनी पड़ेगी बैलेंस शीट बना के। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी, फिर जो कैश थी वो लिखी, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स जो थे बच्चे वो लिखे, तो यहाँ पे आपकी एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले जो एसेट्स की वैल्यू आई थी वो लिखी हमने, क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखे, एसेट्स जो सोल्ड किए थे जो प्राइस वो यहाँ लिखी, फिर क्रेडिटर जितने के हमने लाइबिलिटी पे की थी एक्सपेंस यहाँ लिखे, आपके लॉसेस इस फॉर्म में आ जाएंगे। फिर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो ये आपके लॉसेस हमने यहाँ उतार दिए, बैलेंस जो होगा आपका कैपिटल का वो यहाँ उतारा बच्चे, तो ये अमाउंट आपका कैश में आ जाएगा। फिर हमें कैश अकाउंट बना देना है, तो कैश में हमें आपको 760 रुपीज़ कैश में दिया हुआ है, रिलाइजेशन के एसेट जो रिलीज हुए थे वो लिखने हैं, और कैपिटल वाला जो अमाउंट होगा वो यहाँ लिख देंगे। तो एक्सपेंस जो पे किए थे आपने कैश में वो यहाँ लिखने हैं, क्रेडिटर्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो बैलेंस आपका बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था, मगर ये क्वेश्चन एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन से डिफिकल्ट था, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि हमें ये क्वेश्चन प्रेफर करना चाहिए था। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब हमें पता है कि जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो अगर कोई 4 डिफरेंस पूछेगा तो हमें पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स रियलाइज कर देते हैं और लाइबिलिटीज़ की सेटलमेंट कर देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में खाली हम इफेक्ट शो करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट तब बनता है जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूशन के टाइम पर, और रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनता है जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन करती है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बनता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट्स में हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर देते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्लोज नहीं करते हैं, नो क्लोजर। फिर हम कह सकते थे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये जब पार्टनर एडमिट होते हैं या पार्टनर रिटायर होते हैं ये तब बनाया जाता है। ठीक है, या डेथ के टाइम बनाया जाता है, और रियलाइजेशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो इसलिए हम 4 इसके डिफरेंस हम लिख सकते थे। जैसे अगले क्वेश्चन आए थे कि 40 डिपेंचर्स इशूड एट 950 रीपेबल एट 1000, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट DR टू डिपेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा 950 इंटू 40, 950 इंटू 40। सेकेंड एंट्री आ जाएगी बच्चे हमारे पास डिपेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ लिख लेता हूँ, इसी की सेकेंड एंट्री डिपेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, यही अमाउंट लिखेंगे 950 इंटू 40। फिर डिस्काउंट अकाउंट DR 40 इंटू 50 डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है बच्चे, टू डिपेंचर्स अकाउंट, यह आ जाएगा आपके पास 40 इंटू 1000। इसी तरीके से हमने सारी एंट्रीज करनी थी। ठीक है, जैसे सेकेंड एंट्री है तो इसमें भी हमारा 950 का, तो ये एंट्री सेम ही रहेगी सेकेंड वाले केस में। ठीक है, इसमें सेकेंड एंट्री जो होगी वो चेंज हो जाएगी, तो उसमें हम लिखेंगे सेकेंड वाली एंट्री में इसकी बता रहा हूँ मुझे। ठीक है, तो अब इसकी फर्स्ट एंट्री मैंने बोला आपको सेम ही रहेगी। फिर एंट्री हो जाएगी डिपेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR लॉस ऑन इशू अकाउंट DR टू डिपेंचर अकाउंट टू प्रीमियम फॉर रिडम्पशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपका वही आएगा 38,000, मतलब 950 इंटू 40 आएगा। ठीक है बच्चे, 4,000 रुपीज़ आपका लॉस हो गया, डिपेंचर्स में आपका 40,000 रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2,000 रुपीज़ आएगा। तो इसी तरीके से हमने केसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं हमारी मिसलिनियस में। तो ये क्वेश्चन हमने वैसे सॉल्व करने थे, आपको फेस वैल्यू डिपेंचर्स की 1,000 रुपीज़ दी हुई, तो इसकी जगह पे आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। 1,000 डिपेंचर इशू किए हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से, 110 रुपीज़ रिसीव किए हैं, इसके बाद 10 रुपीज़ प्रीमियम था, 5 रुपये प्रीमियम एप्लीकेशन मिला, 5 पे अलॉटमेंट मिला हुआ है, बाकी हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50 रुपीज़ है।
तो अगर मैं प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम पे मिला है तो पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, ठीक है। सेकेंड एंट्री हमारे पास हो जाएगी डिपेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिपेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू डिपेंचर टू डिपेंचर अकाउंट, कितना 6% डिपेंचर अकाउंट है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इसी तरीके से करनी थी। अब जब हम अलॉटमेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो अलॉटमेंट में हमारी पहली एंट्री में ही प्रीमियम की एंट्री आ जाएगी। सेम एंट्री आएगी हमारी डिपेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू डिपेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, सेकंड एंट्री आ जाएगी। फिर इसमें हमारी कॉल इन एरर आ गया हुआ है, तो हम ड्यू के टाइम पर कॉल इन एरर नहीं शो करते, जब हम रिसीव करते तब एंट्री कॉल इन एरर शो करते हैं 20 डिपेंचर्स का। तो एंट्री आएगी डिपेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डी आर टू डिपेंचर अकाउंट, कितना डिपेंचर था, 6% डिपेंचर अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डी आर कॉल इन एरियर अकाउंट डी आर टू डिपेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये 20 डिपेंचर यहाँ शो कर देंगे। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसकी जगह पे आप ये अलाउ कर सकते थे। अब 8 नंबर की बात करें तो बड़ा इजी क्वेश्चन आया था ये वाला आपको। इसमें आपको प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स के ऊपर। तो ये हमारा रीवैल्यूशन अकाउंट पे डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको स्टॉक डेप्रिशिएट हो गया है और मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई है। तो बच्चे अगर ऐसे डेप्रिशिएट होते हैं तो डेबिट साइड आते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू रीवैल्यूड हो गई है, तो रीवैल्यूड फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी थी, 14,000। तो ये आपकी बढ़ गई है, तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगी। यहाँ से हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ जाएगा। तो उसी तरीके से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देना था, हमें कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है, रिजर्व फंड हमने ओल्ड इशू में बांट देने थे, और रीवैल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस आया होगा वो लिख देना था, तो हमारा ये आंसर आ जाता। तो हमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी आया हुआ था। फिर पूछा गया था व्हाट इज पार्टनर एंटाइटल्ड टू रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एक्सप्लेन। अब हमें पता है कि जब पार्टनर रिटायर होता है क्या क्या मिलता है उसको, गुडविल का शेयर मिलता है, एकोमुलेटेड प्रॉफिट हो गया वो मिल गया, रीवैल्यूशन का कोई प्रॉफिट होगा वो मिलेगा उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीज़ें पार्टनर्स को एंटाइटल की जाती है जब वो रिटायर होता है। तो जो जो चीज़ उसको मिलेगी वो लिख दे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बच्चे, पब्लिक कंपनी क्या होती है, हमें पता है गवर्नमेंट कंपनी होती है उसको पब्लिक कंपनी कहते हैं। कोई 6 डिफरेंसेस बताते हैं पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के बीच में। तो पब्लिक कंपनी को अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है, इनको नहीं करनी होती है, ठीक है। इनको स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, इनको नहीं करवाना होता, प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इनको पब्लिक कंपनी को 3 ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, इनको 2 ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, इनको शेयर इशू करने होते हैं, इनको नॉट इशू करने होते हैं, ठीक है। तो इनको प्रॉस्पेक्टस छपाना इंपॉर्टेंट होता है, इनको प्रॉस्पेक्टस छपाना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। इनके मेंबर्स की लिमिटेशन नहीं होती है, अनलिमिटेड मेंबर बन सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में लिमिटेशन होती है, 200 मेंबर्स बन सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे, हम इसमें लिख सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ईजी आया हुआ था आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस लिमिटेड जो है इशूड पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹2 प्रीमियम है, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, सेकंड कॉल दी हुई है मुझे, अलॉटमेंट में प्रीमियम है, एप्लीकेशन 60,000 की रिसीव हुई है, अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो डाटा अलॉटमेंट 4800, खाली 48,000 की अलॉटमेंट करनी है हमने, बाकी हमने रिफंड कर देना है, ठीक है। रिमेनिंग एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देनी है, मतलब 8,000 आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, बाकी आपको रिफंड करना है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज अप्लाइड टूवर्ड्स ड्यू टू अलॉटमेंट, मैंने बताया आपको अलॉटमेंट में करनी है, बाकी हमने रिफंड कर देना है। तो पहली एंट्री हमारी आएगी बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो कितना आएगा बच्चे, तो कितने शेयर थे हमारे यहाँ पे, 60,000 लोग रिसीव किए थे ना, 60,000 इंटू 2, 1,20,000, 1,20,000। सेकेंड एंट्री आएगी इक्विटी या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चे। एप्लीकेशन में अगर 1,20,000,
शेयर कैपिटल में कितने 40,000, 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे, 8,000 इंटू 2, 16,000 रुपये हमारे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी जो होंगे वो हम रिफ़ंड कर देने हैं, 24,000 रुपीज़ हमारे रिफ़ंड हो जाएंगे। बस अब हमने जब अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, अलॉटमेंट की, तो उसमें हमने एंट्री करनी है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कि इसमें सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। ठीक है बच्चे, तो 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12, 2 रुपये प्रीमियम है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास अलॉटमेंट में 5 इंटू 40,000, ये आ जाएगा 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 40,000, दैट इज़ 1,20,000। तो बाकी 80,000 रुपीज़ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ गया। तो जब हमने बैंक की एंट्री करनी है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये वाला जो पैसा होगा लेस कर देंगे 2 लाख में से। ठीक है, तो जितना भी आएगा वो अमाउंट यहाँ पे हम शो कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने करना था। तो ये आसान क्वेश्चन था। फिर सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी, सेकंड कॉल की एंट्री करनी थी, तो ये क्वेश्चन में हमारा सॉल्व। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था क्यू का रेशियो इज आल्सो नोन एज, तो बोथ ऑफ दिस होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड सेल ऑफ एसेट भी होता है, परचेज ऑफ एसेट विद रेंट रिसीव भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस आएगा। ठीक है बच्चे, फिर लिखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इंक्लूड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो 3 लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कोई भी 3 लिख सकते हैं, जैसे इग्नोर्स नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम्स को ये इग्नोर करती है। ठीक है, डज नॉट रिफ्लेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, रियल प्रॉफिटेबिलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ठीक है, और हम लिख सकते हैं डज नॉट प्रोवाइड फ्यूचर प्रोजेक्शन, तो फ्यूचर प्रोजेक्शन भी हम इससे नहीं कर सकते। तो बहुत सारी लिमिटेशंस हमें बुक में दी हुई हैं। अब ये 2 क्वेश्चंस बड़े इजी आए थे, अब इनको देखते हैं कैसे सॉल्व कर। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चे आपको COGS निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इक्वल टू COGS प्लस GP। ठीक है, अब सेल्स कितनी दी है 1,80,000, COGS हम एक्स ले लेते हैं, GP हो गया 20/100 इंटू एक्स की 20% कॉस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपके पास जो एक्स आएगा बच्चे प्लस माइनस करके वो आएगा 1,50,000। अब मेरे पास एक्स कितना आ गया 1,50,000। ठीक है, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 दी है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है बच्चे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास 50,000। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक इज 2,000 मोर देन दी क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक इज 2,000 मोर देन दी क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। एवरेज इन्वेंट्री हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई 50,000। ठीक है, अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को मैं ए मान लेता हूँ, मान लो ए है, तो ए प्लस 2,000 प्लस ए अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अभी ध्यान देते हैं इसको, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,00,000, ये आएगा 2A प्लस 2,000, तो ये आएगा 1,00,000 माइनस 2,000 2A, तो ए आ जाएगा बच्चे आपका 49,000। तो इसका मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो कितना होगा 49,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का 49,000 होगा, तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा 51,000। तो ये आपका आंसर होगा 49,000 51,000। तो ये क्वेश्चन जिसने किया होगा उसका आंसर ये आया होगा। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमने निकालना है। इसमें हमें फर्नीचर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और ये हमें स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले मैंने फर्नीचर अकाउंट बना दिया, मैंने बैलेंस प्रोडक्ट यहाँ पे उतारा, बैलेंस क्रेडिट यहाँ पे उतारा। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन जो दी थी वो क्रेडिट साइड उतारी,
फिर जितने का सोल्ड किया था वो क्रेडिट साइड उतारा। फिर बच्चे जो लॉस हो गया था, लॉस कितना हुआ, 10,000 में से 1,000 डेप्रिसिएशन लेस होगी, तो कितना बचा, 9,000। 9,000 की चीज़ 6,000 में बेची, 3,000 का लॉस हो गया, 3,000 रुपये यहाँ पे लिखा। तो हमारे पास बैंक अकाउंट परचेज में आ जाएगा 30,000। 30,000 रुपीज़ मैंने परचेज में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखना है, तो 6,000 का जो है हमने सोल्ड कर दिया हुआ है। तो हमारा आंसर जो आएगा -24,000 आएगा। जिस बच्चे का -24,000 आंसर आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, उसका आंसर ठीक हुआ होगा। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग आंसर में 6 मार्क्स में आया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होते हैं। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हमें फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना होता है कि हम जैसे कि कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर पाएँ कि कंपनी कैसे काम कर रही है, हमें कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, हमें कंपनी की के बारे में पता चलेगा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं एनालाइज करने के, जैसे हम रेशियो से एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग हो गया। अगर मैं इसकी लिमिटेशंस की बात करूं, तो लिमिटेशंस में हम इसके पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें हमारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें लैक ऑफ डिटेल होती है, डिटेल नहीं अच्छे तरीके से पता चलती इसमें। ठीक है, इसमें ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे जैसे पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे पर्सनल जजमेंट होती है यहाँ पे, तो पर्सनल जजमेंट भी लिख सकते थे। ठीक है, इट मे नॉट बी वेरीफाइड, ये पॉइंट भी है। ठीक है, इसमें ये फ्यूचर प्रोडिक्शन होती है, तो बहुत सारे पॉइंट लिखते थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अटेम्प्ट कर लेते। तो इसके साथ बच्चे क्वेश्चन आया हुआ था हमारा करंट रेशियो निकाल लिया हमने। तो सबसे पहले बच्चे हमें करंट रेशियो का फॉर्मूला पता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है वो 25% दिया हुआ है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिए, 25। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, नेट सेल्स हमें दी हुई है बच्चे 3 लाख इंटू 100। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 75,000 मल्टीप्लाई करके। फिर बच्चे आपको COGS का फॉर्मूला पता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब हमारे पास सेल्स भी दी हैं, GP भी दिया है, तो COGS निकल जाएगा। सेल्स से 3 लाख माइनस 75,000, तो आपके पास 2,25,000 आपके पास COGS आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो दी है 4, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्म लगा देंगे, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो COGS हमने निकाला अभी, दैट इज़ 2,25,000। तो यहाँ पे हम 2,25,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, तो हमारे पास एवरेज स्टॉक बच्चे निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 56,250। तो अब इस वाले पॉइंट को लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड इज 20,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स होगा तो क्लोजिंग स्टॉक हमें लेना पड़ेगा एक्स प्लस 20,000। ठीक है बच्चे, तो एवरेज स्टॉक क्या हो गया, एक्स प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज स्टॉक हमें निकालो हुआ 56,250, तो ये हो जाएगा 2x 20,000 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो x की वैल्यू बच्चे हमारे पास आ जाएगी 46,250। इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक इससे 20,000 ज़्यादा है, तो वो 66,250 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, फिर उसके बच्चे बच्चे हमारे पास जब क्लोजिंग स्टॉक 66,250 आ गया, तो हमें पता है क्यूक का रेशियो का फॉर्मूला होता है क्यूक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो क्यूक रेशियो मुझे दी हुई है 0.75, क्यूक एसेट का नहीं पता, करंट लाइबिलिटी दी है 40,000 रुपीज़। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूक एसेट्स हमारे पास आ जाएंगे, क्यूक एसेट्स आ गए 30,000। ठीक है बच्चे, फिर बच्चे करंट एसेट का फॉर्मूला लगा देंगे, क्यूक एसेट्स प्लस स्टॉक। तो कौन सा स्टॉक लेंगे इसमें, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्यूक एसेट हमारे पास आए हुए थे 30,000, क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारे पास 66,250, तो ये बचा जाएगा 96,250। बस अब हम रेशो लगा देंगे, करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स आ गया हमारे पास नेक्स्ट 96,250, तो 40,000 रुपीज़ मेरे पास
जो है करंट लाइबिलिटीज आ गई, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2.411:1। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये ट्विस्टेड था, अगर किसी बच्चे ने पॉइंट में कहीं गलती भी हो गई है तभी ज़्यादा से ज़्यादा आपका -1 नंबर कटेगा। तो ये पेपर आज का मैंने आपसे डिस्कस किया जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। सो आई होप सब बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।